नमस्कार दोस्तों। दादूपुरी और संगठन के पहले पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे पॉडकास्ट के पहले गेस्ट हैं श्री राम शरण जी, दादूपुरी व संगठन के मुख्य सलाहकार। नमस्कार अंकल जी, और धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में पधारने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे परिवार को। आपको हमारे पॉडकास्ट में आकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुश रहो। आज हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे इस पॉडकास्ट में, और आपकी जो आपका बचपन गांव में कैसा बीता और आपकी जो वर्किंग लाइफ रही है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद आप दादूपुरी और संगठन में कैसे शामिल हुए, कैसे आप गांव में अब एक नामी व्यक्ति बन चुके हैं, तो हम उसकी पूरी जानकारी आपसे लेंगे। कृपया अपना एक इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को जरूर दें। अपनी तरफ से पूरा युवा संगठन को हार्दिक कामना शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा। यानी कि मैं इतनी समझता नहीं थी, जो कि मैं इस लायक आप लोगों ने बढ़ा दिया। आप तो खुशहाल हो, आपका जीवन बहुत अच्छे मैं ढंग से जीवन व्यतीत हो। माता रानी की कृपा बनी रहे आप सब भाइयों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आजकल गांव में अंकल जी आपका बहुत नाम चल रहा है, तो आप हमें ये बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इसकी शुरुआत करने वाले युवा संगठन ही प्रथम है, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा या इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। मेरे में इतनी समर्था, इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि नहीं थी जो कि मैं इस लायक बन सकूं। ये आप युवा संगठन की तरफ से मेरे को बुढ़ापा मिला। सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए, हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर हमने बहुत संघर्ष किया है, मेहनत की है। रात दिन हमने मेहनत की है। चलो, ये तो आपकी मेहनत की हाँ, आज हम रंग भी देख रहे हैं अंकल जी। आप कहाँ फर्श से अर्श पे पहुंच चुके हैं। बड़ी कृपा मालिक। तो अब हमें आप ये बताइए कि आपको जिंदगी में किस चीज ने प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मेरा जो निज़म है, मेरा जो नित्य-नेम है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, हिम्मत बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने रात दिन हिम्मत करी, मेहनत करी, जिसपे इस मुकाम पे पहुँच गया हूँ। लेकिन उसका क्या है कि इंसान का अपना उस कुदरत के ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। जिस बंदों ने जिस इंसान ने उस कुदरत पे भरोसा रखा है और सारा अर्पण उसको कर दिया, तो उसको कहीं भी वो ज़िंदगी में मार नहीं पाएगा। अब हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए अंकल जी कि आपको कब महसूस हुआ कि गांव में आप मशहूर हो चुके हैं और गांव में लोग आपको जानने लग गए हैं अब? देखिए, मैंने पहले भी आपको वचन किया था और अब भी यही कर रहा हूँ कि ये शुरुआत आपकी बदौलत से, आपके युवा संगठन की बदौलत से इन्होंने मेरा मान-सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। का मैं बहुत आभारी हूँ। तो प्रथम जब माता रानी का जागरण हुआ था, आपने मेरा मान-सम्मान जो किया है, तो उसका मैं वो बखान नहीं कर सकता। में गांव में प्रसिद्ध हो गए हो आप, तो इस प्रसिद्धि को आप कैसे देखते हैं? मतलब आपकी नज़र में ये प्रसिद्धि क्या है? देखिए, ये तो उस मालिक की देन है और युवा संगठन की। मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने मेरे को इस मुकाम पे पहुँचाया, ताकि माता रानी के आशीर्वाद से कह लो या भगवान की कृपा से कह लो, तो आगे बढ़ने का मेरे को मौका दे रही है वो कुदरत, और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है मेरे को, ताकि आगे मैं बढ़ सकूँ। तो मैं इतने लायक नहीं था। अंकल जी, आप हमें अपने कुछ बचपन के बारे में बताएं कि आपका बचपन कैसे बीता, और गांव का माहौल उस टाइम पे कैसा था, त्योहार कैसे मनाए जाते थे? देखिए, त्योहार तो अपने गरीबी तबके से, अपने अमीर तबके से, जैसे जैसे जिसकी कैपेसिटी थी, उस हिसाब से वो मनाते थे, लेकिन बहुत खुशहाल थे, मनाते थे। लेकिन पहले तो बहुत जरूरी है। जैसे पहले के मुकाबले अब त्योहार ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं या पहले मनाए जाते थे? अभी ज्यादा धूमधाम से मनाए, क्योंकि अब जागृति ज्यादा हो गई है। इंडियन पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए हैं, और उस वजह से वो मनाने लग गया, और लोगों के पास माया की भी कृपा हो गई है, मालक की।
उस टाइम पैसा नहीं था लोगों के पास, और मतलब गरीब उतर कर जाना। जी। आजकल जो है ना, जनरेशन आगे बढ़ गई है, तरक्की कर गई है, और उस हिसाब से उनको जो है ना तो आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और उच्चतम शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? फिर आप कैसे गाँव से निकलकर दिल्ली तक का सफ़र तय किया? जैसे आपने बताया हमें बैक कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि शिप्स के इंजन आप ठीक कर लेते हैं। आप मतलब ऑल इन वन आप मैकेनिक, मैं आपको इंजीनियर कहना चाहूँगा। तो उसकी शुरुआत बताइए कैसे हुई आपकी पढ़ाई की? कैसे किन हालात में रहकर आपने पढ़ाई की? देखिए, मेरी जो शुरुआत हुई पहले प्राइमरी स्कूल से हुई, दादूपुर से। वहाँ पर एक मास्टर हुआ था, रूडर रूडर मास्टर बोलते थे इसको, यही बराले से वो बिलोंग करता था। लांबा सर हाँ, मेरे ख्याल से। तो उसके बाद जब मैंने 8वीं में क्लास में मैं तंदवार में पढ़ता था, तो मेरी कुदरती एंगेजमेंट हो गया। ओके, आपका मतलब बाल विवाह हाँ, का कुछ सी। उस टाइम वो बुजुर्ग हमारे थे, उन्होंने कहा भाई आपको शादी कर देते हैं। छोटी उम्र में थे वो, शादी करती, मैंने कोई बात नहीं भाई। जब ऐसी मालिक की कृपा हुई, तो हमारा जो फादर था उसके रिलेशन अच्छे थे, एक लंबा लंबा होता था या अपना बसंतपुरे का, उसके रिलेशन थे अच्छे। उसका एक रिश्तेदार था साला, यानी कि चंडीगढ़ में रहता था वो कहने लगा भी इसके पास छोड़ दूंगा इसको, कोई इंजीनियरिंग लाइन में डाल देगा इसको। तो मैं कहा जी ठीक है। फादर जी हमारे उसको लेके गए उनके पास चंडीगढ़ में। जब हम गए, तो उसने साले से बोला भाई ऐसे ऐसे लड़के को लगाना है। मैं कहा जी ठीक है। तो फादर जी आ गए, और मैं वहीं रह गया। तो मैंने घर से क्या लेके गया था, एक थैला, जो कपड़े वाला थैला लेके, और एक दरी और एक चादर लेके गया था, थैले में डाले थे। सिर्फ आज कुछ चुनिंदा चीज़ों के बस, साथ आप घर से निकले थे। हाँ, वो लेके गया। मैं सिस्टम चंडीगढ़ गया, तो वो चीफ साहब थे, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में, वो मेरे को लेके अनंतपुर साहब चले गए, नंगल डैम। वहां पर जाके उन्होंने डैम में छोड़ दिया मेरे को। तो वो कहने लगे भाई देखो, यहाँ से आप ड्राइवर बनो, इंजीनियर बनो, या पायलट बनो, जो भी आपकी इच्छा वो आप बन सकते हैं। मैं कहा जी ठीक है सर। तो मेरी जो इच्छा थी, मैं तो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता था, ऑल राउंड बनना चाहता था। मतलब आपका दिल स्टार्टिंग से इंजीनियरिंग की तरफ ही था। हाँ, तो मैं वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया जैसे मेरे को, तो मैं वर्किंग करना शुरू कर दिया। उस टाइम मेरे को बीतते चले गए। उस टाइम मेरे को पंजाब सरकार देती थी 265 रुपए। उस समय में ये कौन से सन की बात अस्सी की? अस्सी से। 1980 से पहले जी। तो 78 के करीब की बात है। तो वो वक्त चलता गया, खर्चा पानी भी निकलता गया, जैसे कुदरत की मेहर हुई। तो हम जब इंजीनियरिंग करते थे, तो ये हिसाब लगाओ भी, सुबह हमने चले जाना 9-10 बजे वर्किंग पे, जी। शाम को 10 बजे आना, रात को। तो कई दफा तो ऐसे रोटी से बगैर ही वैसे भूखे सो जाते थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका था। तो सुबह उठे, फिर नाश्ता किया, फिर वर्किंग करने में चले गए। मेरे को उन्होंने ट्रेनिंग दिया था 5 साल का। जी, 5 साल की 5 साल की मेरी जो हैवी अर्थमोमी की इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग थी। जब वो मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसके बाद तो आप लोगों की कृपा से, माता रानी की, मेरे को जो है ना इंजीनियरिंग के लाइन में जब फर्स्ट आ गया, उन्होंने मेरे को नंगल डैम भेज दिया। जी। फिर तो मेरी तनख्वाह बढ़ गया, सारा कुछ बढ़ गया, ग्रेटर वाइज हो गए, स्किल नए लग गए। उसके बाद वर्किंग चलती गई। मेरे को ना उस टाइम शौक था, थोड़ा आज भी शौक है, कबड्डी का था। अच्छा, तो आप कबड्डी के प्लेयर मेरे, भी रह चुके हैं। हाँ, कबड्डी जो है ना, मेरे को बहुत शौक था करने का। तो कबड्डी में क्या होता, मैं वहां पर पहाड़ी इलाका था, रेत गिरा हुआ था, मैं कबड्डी शाम को 5 बजे खेल रहा था। तो जैसे मेरे फादर जी कुदरती आ गए, तो वो कहने लगे भाई आपके फादर जी आ गए। मैं मिट्टी में पूरा मिलित हो रहा। फादर जी कहने लगे, अरे कहता तो यहाँ के भी भाई उठे काम करने लग गया। मैं कहा चलो, वहां से गया, उसको घर ले गया, कमरे में नाश्ता पानी कराया, 2 दिन स्टे करे। उसके बाद तो मेरे को फिर लगन लग गई, उस साथ में साथ उस परमात्मा के भी लिए लग गए। मेरे को उठना, इस संतों महात्माओं का ऐसा आशीर्वाद मिला। आज भी मेरा यही नेम है। उस टाइम मैं 2-2:30 बजे, सर्दी चाहे गर्मी कुछ भी हो, मैं बिस्तर को त्याग देता था। उसके बाद मैं सोता 2:30 बजे 3 बजे मैंने उठ के तो पढ़ के चले जाता था। अंकल जी, हर सफ़र में कुछ मुश्किलें आती हैं, बहुत तो आपको क्या-क्या मुश्किलें देखनी पड़ी? बहुत मुश्किलें आई हैं जिंदगी में, लेकिन वो एक कहावत है,
बाबा फरीद साहब की हिम्मत मर्द दे खुदा। जी इंसान को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, खुदा उसकी मदद करता है। तो मेरे को फिर वहां से कई ऑफर आ गई हैं। मेरे को वहां से शुगर मिल में आ गया, जी को जिसको बोलते हैं, जमना। जी जी। मैंने 3 साल यहाँ लगाए, तो मेरे को अच्छी सैलरी मिली। तो मेरे फादर साहब कहने लगे, कहता भाई यहाँ इज्जत नहीं है। मैं क्यों? कहता ना घर में, तो कहते अरे इतने दूर से आया, कहते इतनी तनख्वाह ले रहा तो घर में आ गया शाम को। मैं कहा फिर? कहता इससे भी आगे निकल। मैं कहा अच्छा। फिर ये मैं इज्जत की नौकरी, पक्की नौकरी रेगुलर छोड़ के, और उसके बाद चला गया था मैं जी चंडीगढ़। ठीक। चंडीगढ़ के बाद 2 साल रहा, उसके बाद चला गया था मैं दिल्ली, एलएनटी में, लार्सन ट्यूब्रो में ओके। कंपनी। वहां मैंने 5-7 साल गुजारे हैं। तो इसका तभी आपको दिल्ली वाला कहते हैं गाँव में। 5-10 साल, 15 साल मैंने वहीं गुजारे। जी बहुत अच्छा टाइम व्यतीत किया वहाँ। मतलब मेरे को मैकेनिक की लाइन में शौक ये था कि जो वर्किंग किसी के पास नहीं होती थी, कहने का मतलब कोई कहता था भाई नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, नहीं तो उसको आप मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप ज़्यादा बिलीव करते थे। मैं उसको एक कभी ऐसी कोई चीज जो ठीक नहीं होगी इंसान से। अच्छा हमें ये बताइए अंकल जी कि दादूपुर युवा संगठन के साथ आपका कैसे मिलना हुआ, मतलब कैसे मिलाप हुआ आपका उनके साथ। देखिए, काफी दिनों की बात है कि हमने कुछ घर में, कुछ मेरे ख्याल में ऐसा था, कोई फंक्शन रखा हुआ था जो स्टार्टिंग हुआ था। तो आप जी की कृपा से आप मेरे को बाहर मिले, और साथ में भाई साहब, उनका क्या नाम है ना, नीरज नीरज है नीरज, कसुर। नीरज जी है ना। वो तो प्रधान है युवा संगठन के। हाँ, युवा संगठन के प्रधान जी है ना। वो आप दोनों मेरे को बाहर मिले। तो जब बाहर मिले तो कुछ वातावरण देखा, कुछ माहौल देखा, तो दोनों ने कहा जी बात तो बोला है कि हम तो ऐसे बंदे की तलाश थी जो कि मिल गया। जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। आपने उस टाइम से जो है ना, ऐसी कुछ मालिक की कृपा लगी, आपने जो है ना ऐसी लड़ी लगाई, फिर हमारी लड़ी आपसे जो है ना जुड़ती चली गई। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि दादूपुर युवा संगठन की ओर से आपको हमेशा सम्मान मिला है। तो ये देखते हुए कि गांव के जो और जैसे कुछ भी गांव में जैसे भंडारा या कुछ भी और सोशल कार्य कुछ भी होता है, तो उसमें भी आप अब हाईलाइट होने लग गए हैं। जैसे कि कांवड़ यात्रा के पोस्टर्स पे आपकी फोटो देखने को मिलती है, भंडारे के पोस्टर पे देखने को मिलती है। तो वो देखकर आपके परिवार को और आपको कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मेरे को खुशी होती है, परिवार को भी बहुत खुशी होती है। कई दफा परिवार तो ये भी कह देता भी आप थोड़ा पीछे हटो, कोई बात नहीं है, लोगों की निगाह में ना मत आओ, जी जी। छुपे रहो तो अच्छा ही है। तो बाकी ये मैं अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मालिक की कृपा है, वो छुपाने नहीं और रहता। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अब आप गांव में मशहूर हो चुके हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको हर जगह जैसे एक फ्रंट फेस के रूप में देखते हैं हर प्रोग्राम में गांव के अंदर। तो कुछ आपके जलने वाले भी होंगे आस पड़ोस में या गांव के अंदर। बिल्कुल। इस गांव के अंदर जैसे कुछ जलने वाले भी होंगे। तो उनको आप कैसे देखते हैं और कैसे मैनेज करते हैं कि वो जैसे आपके पास चुगली भी करते होंगे या आपकी चुगली किसी और के पास करते होंगे, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, ये तो आपको पता ही है भाई, एक कहावत है कि झूठा झूठे का बैरी होता है। जी जी। तो मैं इस चीज को जो है ना इग्नोर कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, तो आप एक इसे पॉलिसी पे चलते हैं कि इग्नोर कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, जैसे उसकी थिंकिंग है, उसका माइंड है, वो करे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से उसको मंदा कभी नहीं बोला। मैं उसको यही बोला भी ठीक है, शुक्र है मालिक का, जैसे आपकी भावना ये है। बहुत फिर मैं अच्छा तो कर दिया आपने। यही भावना रखता हूँ कि कोई भी आए, किसी भी किस्म का बंदा यानी कि घर पे आए, मेरे को तो एक बुखारी सा वो काम है कि मैं उसको खाली नहीं जाने, तो मेरे जो अपनी भावना है जैसे भी वो निराश ना होके। जैसे अभी हमारा ये जो अभी जागरण हुआ था, इस साल का तो जागरण था, तो जैसे सबने देखा कि उसमें बिजली की जो व्यवस्था थी वो एकदम अलग दर पड़ चुकी थी। तब एक आप एक मसीहा के रूप में आए और आपने सारा काम मतलब अच्छे से मैनेज कर दिया। तो इसके लिए आपको ये जैसे ये तो आपकी पहले की मेहनत है इंजीनियरिंग की कि आपको सब आता है अच्छे। तो आपके परिवार का इसमें क्या साथ रहा आपका कि जैसे आप एंट्री भी ली जागरण में, तो आपके परिवार की तरफ से आपके साथ कैसा साथ था। बहुत बढ़िया था, सब लोग का बहुत सहयोग था। वो कहता
जितना भी हो सके बट तक आप युवा संगठन को, उन बच्चों को, उन माता रानी के भक्तों को दिलो जान से जितने भी हो सके तन मन धन से सेवा करे, कोई दिक्कत नहीं। कभी मेरे को परिवार वाला मना नहीं करता किसी चीज में, क्यों जो मैंने फाइनल कर दिया कर दिया। जी। और कोई अंकल जी ये बताइए कि एक अब हम दूसरी साइड चलते हैं कि गांव के अंदर नशा काफी फैल रहा है। जैसे हमने कई केस सुने हैं नशे के, चोरी के। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उस चीज को कैसे कम किया जाए, गांव में से नशा को कैसे भगाया जाए? देखिए गांव में से नशे को भगाने का तो मेन एक ही कारण है, क्योंकि ये काम होता है बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता जी है, मैं तो जी। कहूँगा। क्योंकि वो अगर उन पे थोड़ा पेरेंट्स जो है ना बच्चों पे थोड़ा कंट्रोल करे ना, ये नहीं कि माँ बाप उनको इग्नोर कर देगा कि मेरे को तो पता नहीं, नहीं पता हुआ जो कहता है ना वो मैटर गलत है। उनको पता होता है कि मेरे बच्चा इसमें लायक है कि नालायक है, जी क्या हाँ। ओवरथिंक कर रहा है। तो वो थोड़ा सा प्रेशर पाए, उनको अच्छी गाइडलाइन करे और अच्छा तालीम दे तो वो सुधर सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि उसकी समस्या को वो सुधारने में उसकी हेल्प करे तो कोई दिक्कत वाली बात जी। नहीं है। तो हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस पॉडकास्ट को थोड़ा यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। तो अंत में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप गांव को अगले कुछ सालों में कहाँ देखते हैं कि गांव की तरक्की कैसी होगी या कैसी होगी नहीं, आप क्या देखते हैं इसके बारे में? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जैसे आप जी का सहयोग मिल रहा है युवा संगठन का, मैं कहता हूँ ऐसे बढ़ चढ़ लोग उस युवा संगठन में लोग शामिल हों, बच्चे लोग शामिल हों और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि अच्छी बुलंदियों पे आप भी पहुंचे और इस गांव को भी बुलंदियों पे पहुंचाए। जी जी। इतनी कहते हुए मैं आपका सभी का हार्दिक तरह से अभिनंदन करता बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। हम ये पॉडकास्ट हमारा पहला पॉडकास्ट था और इसमें हमारे राम श्याम जी पहुंचे हुए थे। कृपया कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एज ए गेस्ट किसको बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। जय माता की। मैं बैक कैमरा टीम से भी गुजारिश करूंगा कि अंकल जी के साथ आएं और एक अंकल जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। नमस्कार अंकल जी। हूँ। खुश रहो खुश